हेलो एवरीवन। आप सब कोई भी लेवल के स्टूडेंट हो, बीएससी, एमएससी बायोटेक, बीटेक बायोटेक, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, आई एम श्योर बायोकेमिस्ट्री थोड़ी तो सबको टफ लगती होगी. When we were in college, many of us tried to even learn all the complicated biochemical pathways, but that really doesn't help to get good marks unless you are very, very clear about the concepts. So, I am Nabodita Sinha. I am a PhD student at IIT Kanpur, and today I would make you understand about some basic concepts of biological macromolecules. What are their structures? What are the different molecules we have? And quite a bit about their functions. So, first of all, today we would start with the first biological macromolecules, carbohydrates mainly. Before that, हम ये जान लें कि हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में या मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते ही क्यों हैं. Why to study? This is because हम सबको खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होती है टू सर्वाइव. हमें एनर्जी कैसी मिलती है? फूड से. और ये फूड अल्टीमेटली है क्या? These are composed of macromolecules. सपोज आप मिल्क पी रहे हो. मिल्क में क्या होता है? वाटर, प्रोटीन, फैट एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हुए ना. ये जो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनमें छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं. ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब इनमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेनली रहता है. बाकी माइनर एलिमेंट्स बहुत कम रहते हैं. तो हम इनके बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये जानना है कि लिविंग थिंग्स को ये मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए क्या, इनके फंक्शंस क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है. ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. इसीलिए जब भी आप कोई बायोकेमिस्ट्री कोर्स स्टार्ट करेंगे, आपको पहले ही जानना पड़ेगा ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में. तो अभी ये सिंथेसिस कैसे होता है? सिंथेसिस मतलब हाउ आर दिस बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. तो मेनली द प्रोसेस बाय व्हिच दिस हैपेंस इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने पहले ही कहा, these are made up of small building blocks called monomers. जैसे हम ब्लॉक्स लगा लगा के बचपन में ऐसे घर बनाते थे, वैसे ही ये मोनोमर्स जुड़ जुड़ के एक लंबा पॉलीमर बनाते हैं, जो फिर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल कहलाया जाता है. ये जो मोनोमर्स है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं यूजिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स. ऐसे में क्या होता है, ये मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो दे रिलीज वाटर मॉलिक्यूल एज बाई प्रोडक्ट. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर लूज हो रहा है. यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है. ये एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है. इन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप है. ये OH और ये H निकल जाता है, तो क्या हुआ? H2O यानी कि वाटर, which got excreted as a byproduct. और ये जो O है, now this will connect this monomer and this monomer. और वही हुआ, this O is connecting between the two. अब बन तो गया. Now, how do these polymers break down? Polymers break down generally by hydrolysis. यानी कि पॉलीमर्स अगर ये बन गया, इनको आप अगर एनर्जी देंगे तो बीच में से, और वाटर ऐड करेंगे तो ये बीच में से फिर से ऐसे हो जाएगा. ये O प्लस H2O, फिर से दो मोनोमर बन गया विथ OH एंड H. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है.
अब आते हैं फर्स्ट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल में, विच इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला है वो है CH2ON टाइम्स। मतलब जो इसका मोनोमर है या जो भी इसका बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें हमेशा CH2O एक बेसिक ब्लॉक रहेगी। अब उनको आप अगर रिपीट करते जाएंगे, n नंबर रिपीट्स होंगे, तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और एक तरह से बताएं तो कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट में वो हमेशा 1:2:1 रहता है। यही फॉर्मूला इस टर्म की ओरिजिन भी एक्सप्लेन करती है। क्या कंपोनेंट्स है? कार्बन, वाटर, हेंस हाइड्रेट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब, मोनो मतलब एक, सैकर मतलब स्वीट। ये सबसे सिंपल सुगर्स है। इनमें से सबसे कॉमन है ग्लूकोज। सबसे सिंपल सुगर क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मोनोमर रहता है। और मोनोसैकेराइड्स में कार्बन का जो नंबर है वो हमेशा 3 to 7 रहता है। मतलब यहाँ पे N हो गया आपका 3 to 7। Most monosaccharide names end with the suffix S, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एसेट्रा एसेट्रा। अगर ये सुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर RCHO है, तो क्या बोलते हैं इसको? एल्डोस। और अगर कीटोन ग्रुप है, मतलब RC++O फिर R-, तो फिर कीटोस। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने है सुगर में, उसके ऊपर बेस करके अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोस। ये सारे रूल्स जानना जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर बेस करके ही हम सुगर्स को नेमिंग करते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एल्डोज और कीटोज में फर्क क्या है। मैंने पहले ही बताया, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, मतलब CHO। तो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये ट्रायोज है। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन। तो इसमें आप देखिए पहले ही जो टर्मिनल ग्रुप है CHO, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये हो गया एल्डोज। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी ट्रायोज है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका अगर आप कीटोन ग्रुप डाल देंगे, अब कीटोन तो टर्मिनल ग्रुप हो नहीं सकता, ये बीच में आ जाती है। तो ये C++O जो है वो टर्मिनल ना होके अगर बीच में या कहीं पे भी आ जाए, देन इट बिकम्स अ कीटोस। अब ट्रायोस तो मैंने पहले ही बोला, ग्लिसरैल्डिहाइड। पेंटोस जिसमें 5 कार्बन हो, ये एक एग्जाम्पल है राइबोस। आप ये बताइए कि ये एल्डोस है कि कीटोस? एल्डोस, राइट। और सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। इसका जो स्ट्रक्चर है, प्लीज मेमोराइज इट वेरी वेल। सबसे पहले एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, फिर ये क्योंकि हेक्सोस है तो टोटल 6 कार्बन रहेंगे, तो एक कार्बन तो यहाँ पे चला गया। फिर आपको 5 कार्बन एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली लिखना है। अब इन 5 में से फर्स्ट वाला कार्बन और बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में दाहिने OH है, सिर्फ सेकेंड कार्बन में दाहिने H और बाएं OH है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, इन तीनों का सेम फॉर्मूला है। क्या डिफरेंस है? बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड कार्बन जो है वहां पे H है दाहिने में, OH है बायां। गैलेक्टोज में थर्ड कार्बन भी, फोर्थ कार्बन भी, दोनों में राइट साइड में H और बायां OH। और जो फ्रुक्टोज है वो कीटोज है, मतलब कीटोन ग्रुप। तो टर्मिनल ग्रुप में एल्डिहाइड तो होगा नहीं, तो इसके सेकेंड कार्बन में डबल O है।
अब आती है एक इम्पॉर्टेंट फीचर। ये जो लीनियर फॉर्म मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ग्लूकोज का, ये लीनियर फॉर्म में कभी होता नहीं है। सॉल्यूशन में ये हमेशा रिंग फॉर्म में होता है। तो अब इसको आप लिख लीजिए और फिर यहाँ पे देखिए इसको कैसे रिंग फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका आ गया वही एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और लास्ट में OH। तो ये जो OH है वहां पे डाइने था, तो डाइने जो OH है वो नीचे आ जाती है, मतलब बिलो द प्लेन, और लेफ्ट में जो OH है वो ऊपर आ जाती है, मतलब अबव द प्लेन। तो ऐसे हमें रिंग बनाना पड़ता है इसका। अब ये जो कार्बन है जिसके साथ ये H और O ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। इसमें जो OH का पोजीशन है वो ऑल्टर हो सकता है दो भाग में, लाइक अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज तब बोलते हैं जब ये O के साथ ये कार्बन तो कनेक्ट हो गया, लेकिन H रहेगा अबव द प्लेन, OH रहेगा बिलो द प्लेन। ठीक उल्टा होती है बीटा ग्लूकोज में, OH रहती है अबव द प्लेन, H रहती है बिलो द प्लेन। अब राइबोज तो पेंटोज है, इसको भी आप ऐसे ही एल्डोज फॉर्म को 5 कार्बन के रिंग में बना सकते हैं। फ्रुक्टोज क्योंकि कीटोज है, उसको भी आप रिंग फॉर्म में बना सकते हैं। ये राइबोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इन तीनों के हेक्सोज में रिंग फॉर्म, पेंटोज का रिंग फॉर्म मतलब फ्यूरानोज एंड पाइरानोज फॉर्म्स, रिंग स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है डाइसैकेराइड्स। अब तक हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ एक ही मोनोमर होती है। अब डाइसैकेराइड्स क्या है? जिसमें 2 monosaccharides undergo a dehydration reaction to form a 2-blocked polymer. During this process, one monosaccharide's hydroxyl group combines with another, releasing a water molecule. तो आइए देखते हैं ये दिखता कैसा है। ये एक ग्लूकोज है, ये एक फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्यूरानोज फॉर्म में ही होते हैं, मतलब it has like 6 hexagon shape, and fructose ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में होती है। तो अब यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक OH है, which can undergo a dehydration reaction, right? वही होता है, this OH and OH goes out and the O connects them. एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है between these two carbohydrate molecules, and this is called a glycosidic bond. अब glycosidic bond can also be an alpha or beta type. अल्फा बॉन्ड में भी OH ग्रुप कार्बन 1 में रहता है तो बिलो द रिंग प्लेन रहती है. The rules are same, like the OH group, when it is always below the plane it is denoted as alpha, when it is above the plane it is denoted as beta. कुछ कॉमन डाइसैकेराइड्स यहाँ पे हमने सुक्रोज की डिपिक्शन दिखाई है, लेकिन और भी कॉमन डाइसैकेराइड्स है जैसे कि लैक्टोज जो मिल्क में होती है, माल्टोज जो मॉल्ट में होती है, एंड टेबल शुगर ऑफ कोर्स सुक्रोज. नेक्स्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स इज पॉलीसैकेराइड्स. ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हमने दिखाया कि 2 मोनोमर को जोड़ सकता है. अब अगर आप ऐसे कहीं मोनोमर्स को जुड़ते जाएंगे इट फॉर्म्स अ चेन. These chains are called polysaccharides. This chain may be branched or unbranched. अब ग्लूकोज स्टार्च जो होती है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स, दैट इज ग्लूकोज. स्टार्च में 2 कंपोनेंट होता है. पहला होता है एमाइलोज. कोई ब्रांच वंच इसमें नहीं होता है, सिर्फ देखिए ग्लूकोज यूनिट्स है जो O से जुड़ता गया है. लाइक आप अगर सुक्रोज को ही रिपीट करते जाएंगे
it would form starch. This is amylose. और एक कंपोनेंट होती है स्टार्च की जो ब्रांच्ड होती है. दिस इज अमाइलोपेक्टिन. ये हो गया आपका अमाइलोज जो कि अनब्रांच स्ट्रक्चर है. यहाँ से 1,4 लिंकेज जो कि कॉमन है सुक्रोज में भी और अमाइलोज में भी, वो ना करके एक 1,6 लिंकेज होता है जो ब्रांचिंग करता है. कैसे? ये हो गया आपका कॉमन डाइसैकेराइड जो कि टूटता जा रहा है यूजिंग 1 फर्स्ट कार्बन एंड 4th कार्बन लिंकेज. आप अगर अब इसको फर्स्ट कार्बन से 6th कार्बन के OH से जुड़ेंगे तो ये बीच में से ब्रांचिंग होगी. दिस इज कॉल्ड 1 to 6 लिंकेज. तो ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों को मिलके बनता है स्टार्च. लेकिन स्टार्च ह्यूमंस में नहीं होता है, तो हम कैसे ग्लूकोज स्टोर करते हैं? हम करते हैं ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये और भी बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और इनकी स्टोर करने की जगह मेनली होती है लीवर एंड मसल सेल. जब भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, glycogen breaks down and releases glucose. This is also called glycogenolysis. But world के सबसे abundant natural biopolymer है cellulose. सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज मोनोमर से ही बनता है और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही बनता है. देखिए ये सेल्यूलोज फाइबर्स है, एकदम स्ट्रेट एंड देखने में ही कितने रिजिड और टफ लगते हैं. तो ये है हमारे पुराने वही ग्लूकोज मोनोमर्स जो कि ज्वाइन हो के सेल्यूलोज बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. सुक्रोज में या स्टार्च में क्या होता था? अल्फा कार्बन से O1,4 लिंकेज होता था. अल्फा मतलब वहां पे क्या होता था? O हमेशा O ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन रहता था. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल्टरनेट फ्लिप्ड है, मतलब बीटा लिंकेज. O यहाँ पे ऊपर अबव इसलिए बीटा लिंकेज. तो एवरी अदर ग्लूकोज मोनोमर इन सेल्यूलोज इज फ्लिप्ड उल्टा, जैसे मैंने बताया बीटा 1,4 लिंकेज. और यही मोनोमर्स आर पैक्ड टाइटली एज एक्सटेंडेड लॉन्ग चेन्स. इसीलिए सेल्यूलोज जो है इतना रिजिड है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो कि प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई उनके पास तो स्केलेटन्स होता नहीं है, ये सेल्यूलोज के तौर पे ही वो लोग रिजिड रहते हैं. हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो एंजाइम सेल्यूलोज को डिग्रेड करता है सेल्यूलेज, वो हमारे पास नहीं है. लेकिन जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उनके जो स्टोमक में बैक्टीरिया रहता है वो सेल्यूलोज को डिग्रेड कर सकता है. अब ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पोर्टेंस क्या है. मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक ब्लॉक्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है. कैसे हम आपको बताएंगे, लेकिन आफ्टर स्टडिंग अबाउट एवरी अदर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल. तो इन आवर नेक्स्ट क्लास, प्लीज बी रेडी टू रीड अबाउट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. स्टे सेफ.